जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस कानून का उद्देश्य है कि किराया प्रणाली में पारदर्शिता लाना, झगड़ों को कम करना और एक बेहतर व्यवस्था लागू करना है। को बताते चलें कि पिछले हफ्ते ऑब्ituary सेशन के बाद फिर राज्यसभा के इलेक्शंस थे, उसके बाद 2 दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं हुआ। 5 दिन के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली जो है यहाँ पर बिजनेसेस होंगे। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक इम्पॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताते चलें कि इस वक्त टेनेंसी के तहत यानी कि किराएदारों में और लैंडलॉर्ड्स में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ी है यहाँ पर, और कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें से गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर के कई इलाके हैं जहां पर अक्सर टेनेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज को लाइन करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी और बिल नंबर 4 होगी ये, जो सीएम उमर अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस करेंगे। कि कैसर जमशेद लोन जो लोलाब के एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो पानी को लेके मुद्दा उठाने वाले हैं कि लोलाब के कई सारे ऐसे एरियाज हैं, तो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। वही अगर आप बात करें तो हिलाल अकबर लोन जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनका मानना है कि इस बार जो आपदा हुई उसके चलते हुए कई किसानों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। वही अगर हम बात करें तो जो चीफ विप है कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट, उन्होंने कहा कि इस वक्त हेपेटाइटिस ए का कहर बांडीपोरा के कई सारे इलाकों में जारी है और वो अपने सवाल जवाब हेल्थ मिनिस्टर सकीना येतू से पूछेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, साथ ही साथ भाजपा के जो एमएलए हैं आरिस पठानिया, उन्होंने भी कहा है कि उनके इलाके उधमपुर में कई सारी जगहों पे डंपिंग साइट्स जो है उन पे इस वक्त कोई नजरसानी नहीं हो रही है, उसको लेके भी डिबेट होगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला एक इंपॉर्टेंट बिल टेबल करेंगे। क्या कुछ उसके बाद रिस्पॉन्स रहेगा लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, टेनेंट्स की तरफ से, और क्या जो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं वो इन बिल्स का समर्थन देंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहेगा उनका। इन 5 दिनों में कई सारे और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें से रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस है। तमाम ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी यहां असेंबली को चलने देगी या फिर से वही होगा जो हमने पिछली बार देखा कि कई सारे जो रियल मुद्दे रहे यहाँ लोगों के, उन पे फोकस नहीं हुआ और जितने भी ये डिबेट्स और डिस्कशन रहे इन तमाम लीडर्स के, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रहे। लोग इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न हैं, चाह रहे हैं कि उनके जितने भी इश्यूज हैं, अब जबकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन चुका है, उसमें उनकी रियल और ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज दूसरा दिन होगा और 10 बजे से ये सेशन शुरू होगा। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, आज विधानसभा में कार्रवाई शुरू होगी सुबह 10 बजे, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? कौन अहम मुद्दे या बिल हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से आज लगभग 3 दिन के ब्रेक के बाद जो असेंबली सेशन है वो रिज्यूम होने वाला है और इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ अहम जो है बिल्स भी पेश किए जाएंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो रेंट अथॉरिटी बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और अब इससे देखना होगा कि किस तरह से जो हाउस है वो इस बिल को पास करेगी। हालांकि काफी मेंबरान है, जो मेजोरिटी है वो रूलिंग पार्टी के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, तो ऐसे में चांसेस है कि ये जो बिल पेश किया जाएगा वो बिल जो है पास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इन हाउस कमेटी रिपोर्ट है, जो एसएस लाजिया चेयरमैन थे, जो रिवीजन ऑफ सैलरीज और दीगर अलाउंसेस जो है एमएलए के, जो विधायकों के जो माहाना तनख्वाह है या फिर जो दीगर मुराद है, तो उसके रिवीजन के इन हाउस कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और वो इन हाउस कमेटी जो है अपना आज रिपोर्ट भी पेश करेगी। और कुल मिलाकर जिस तरह से देखा गया कि जो राज्यसभा पोल्स के बाद जो सियासी गहमा गहमी पैदा हो गई है और कहीं कहीं पर जो है इल्जाम तराशियां भी अब के नजर आम पे आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या उस हवाले से असेंबली में कोई मुद्दा उठाने की कोशिश की जाएगी,
चाहे क्रॉस वोटिंग का मुद्दा हो या हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है। तो जी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो मेंबरान है जो एलेज कर रहे हैं कि कुछ मेंबरान इस तरह से कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और जो दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस है रूलिंग पार्टी है, तो वो कह रही है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया था कि वो जानते हैं कि वो लोग कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो ऐसे में यकीनी तौर पर ये तवक्को की जा सकती है कि आज का सेशन जो होगा वो हंगामा खैर साबित होगा, और जो बाकी बिजनेस है हाउस का तो उसको स्मूथ चलाने के लिए किस तरह से स्पीकर की कोशिश रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल, यानी आज का दिन काफ़ी अहम होगा और सबकी नज़रें एक तरह से विधानसभा और असेंबली पर टिकी होंगी जब ये कार्रवाई शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बिल पेश करेंगे और कहा जा रहा है कि किराए को लेकर दरअसल बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसे लेकर आपको बताते चलेंगे सुबह 10 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और कई महत्वपूर्ण बिल आज पेश किए जा सकते हैं सदन के अंदर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज देशव्यापी एसआईआर पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देश भर में एसआईआर पर आज इलेक्शन कमीशन जानकारी देगा। चुनाव आयोग आज एसआईआर के लिए तारीख भी जारी कर सकता है। आज शाम 4:15 पर ईसी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले चरण में जल्द चुनाव होने वाले 10 से 15 राज्यों में अभियान चलने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल होंगे। तो एसआईआर अब पूरे देश में एक तरह से लागू होगा और आपको बताते चलें इसी को लेकर जब जानकारी साझा करने के लिए आज शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ख़ासतौर से जिन स्टेट में, जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, असेंबली चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि देशव्यापी एसआईआर पर चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, यानी देश भर में एसआईआर पर आज इलेक्शन कमीशन जानकारी देगा। चुनाव आयोग एसआईआर के लिए तारीख भी जारी कर सकता है। आज शाम 4:15 पर ईसी की यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों पर ज्यादा फोकस होगा। पहले चरण में जल्द चुनाव होने वाले 10 से 15 राज्यों में अभियान चलने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इस पर अभी भी राजनीति जारी है। एआईसीसी महासचिव जीए मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए प्रयास नहीं किया। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने विश्वासघात किया उनकी पहचान की जानी चाहिए। सुनिए। हमने तो पहले ही कहा कि सबसे पहली खुशी की बात ये थी कि 4 राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन निकली थी जो लॉन्ग पेंडिंग थी, और ये 4 मेंबर जाकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात रखेंगे जो अनरिप्रेजेंटेड था अभी तक। और उसके साथ साथ जो कंपोजिशन यहाँ दिख रही थी उस हिसाब से तो चारों सीटें नॉन बीजेपी निकलने का पूरा उसमें स्कोप था, और जो रिजल्ट निकला उसमें 3 निकली और 1 नहीं निकाल पाए। और उसमें मुझे लगा जो अभी रिजल्ट सामने आए, जो इल्ज़ामबाजियां चल रही है, मगर बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्होंने उस चौथी सीट को संजीदगी से लिया नहीं। वो बहुत पहले से ही लग रहा था कि जैसे वो बाजी उनने मतलब छोड़ी हुई है।
पीडीपी के वरिष्ठ नेता और शांगस से पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा का उपचुनाव लड़ती तो शायद जीत जाती। उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन के तहत काम हुआ है। क्या है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट हम वोट करेंगे एनसी के कैंडिडेट को, शमी इब्राही जी को, वो किया। बाकी इट इज़ फॉर गवर्नमेंट, फॉर उमर साहब, फॉर फारूक साहब कि किन लोगों ने उनको धोखा दिया, किन लोगों ने कहा बाद में वोट नहीं डाला। कल उमर साहब कह रहे थे कि खाना हमारे साथ खाया फिर वोट नहीं डाला। खैर हमने खाना नहीं खाया था, हमने सिर्फ बाबा जी ने कहा हम वोट डालेंगे, इनको वोट डाल दिया। बाकी उनका काम है। वो अब मतलब मेराज मलिक साहब को भी इल्ज़ाम लगाए थे कि आपने नहीं, हालांकि उसने वोट उनको डाला, एक ही वोट डाला मत डाला, बगैर उनको उसको किसी ने अप्रोच भी नहीं किया था। ये तो एक्सपेक्टेड था एनसी से कि वो डाल के भी ये अगर उनको अपनी गलतियां हैं तो वो भी दूसरों के सर थोपेंगे कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। खैर जो होना था हो गया। उन्होंने बड़े इजीली बीजेपी को दिया रास्ता एक सीट के लिए, बहुत इजीली, बहुत ये कर भी सकते थे। अगर ये चाहते ये इमरान नबी डार को जितवा दे सकते थे, नहीं किया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एनसी और बीजेपी पर फिक्स मैच का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस समय एक ही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो रिश्ता है ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है। और ये तब से शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया। तब से बल्कि मैं ये कह सकता हूँ जो उमर साहब की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो तब से ही शुरू हुई कि जब उसको बीजेपी ने हाइप दी, पोजीशन दी, और इस हद तक उनका रिश्ता रहा। मैं हैरान हूं लोग यहाँ क्यों नहीं समझते कि एक वक्त आया कि नेशनल मरकज में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोज साहब ने मरकजी सरकार की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था सरकार को, सोज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, एमपी थे। उन्होंने अपने कॉन्शियंस से, ज़मीर से पूछकर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। और हैरानगी की बात है लोग याद ही नहीं रखते इसी बुनियाद पर, इस वजह से कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया कि पार्लियामेंट में उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट में। लेकिन अगर यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ जाता राज्यसभा में तो जम्मू कश्मीर के जो बहुत से जो इश्यूज हैं उनको मदद मिलती। लेकिन उनका सीक्रेट पैक था, उनका फिक्सिंग मैच था, और वह आज साबित हुआ कि देखिए वो कैसे दूसरों पर शक कर सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब उसने वोट नहीं डाला, ये नहीं डाला। आज ये साबित हो रहा है कि हमारा फैसला, सजाद गनी लोन का फैसला सही था। आइए, अगर महबूबा जी की पार्टी पर, उनके मेंबरों पर, उससे इंडिपेंडेंस पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब डाउट करते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो सजाद लोन पर क्यों नहीं कर सकते थे? लिहाजा सजाद लोन ने साफ कहा पहले ही, कहते कुछ भी हो लेकिन मैं अपने आप को डिबेटेबल नहीं बनाऊंगा, डिस्प्यूटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सेम है, इनका सीक्रेट पैक्ट है, उनका फिक्सिंग मैच है, इसलिए मैं दोनों को वोट नहीं डालूंगा। और आज उनका फैसला सही निकला, क्योंकि अब जिन्होंने उनको वोट डाला उनका भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं उन पर शक है, अपनी पार्टी पर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है जब हम वोटर्स जो तरीकाकार है, हमारे प्रेसिडेंट ने वो बिल्कुल इसका पूरे तरीके से पेश किया आज मीडिया को, वो बराबर लगता है
कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने राज्यसभा की एक सीट पर भाजपा की जीत को लेकर एनसी और पीडीपी की कड़ी आलोचना की। मीर ने सवाल उठाया कि चौथी सीट पर एनसी ने सिर्फ 27 वोट क्यों रखे, जबकि बीजेपी के पास 28 सदस्य हैं। उन्होंने पीडीपी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती ने तीसरी सीट के लिए वोट दिया, लेकिन चौथी सीट के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। तो असल में चौथी सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा था? मीर ने तंज कसते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। उन्होंने कहा कि मतदान में एनसी की भागीदारी और संख्यात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से एनसी की ओर से खेले गए खेल को दर्शाते हैं। उन लोगों को मुबारक देना चाहूँगा जो 4 लोग मुंतखब हो गए राज्यसभा के लिए, उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद यहाँ राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, एक इस इलेक्शन में कुछ पॉजिटिव्स भी आ गए। मसलन ये जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन है, दोनों रीजनों को नुमाइंदगी मिली। जम्मू रीजन से भी 2 मुंतखब हो गए, कश्मीर रीजन से भी 2 मुंतखब हो गए। तीनों कम्युनिटीज़ को नुमाइंदगी मिली। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को 2 मिले, हिंदू कम्युनिटी को 1 मिला, सिख कम्युनिटी को 1 मिला, सारी कम्युनिटीज़ हो गई। और इस इलेक्शन में जो फ़ायदा मिला, जो गेन पॉलिटिकल मिला, वो मिला बीजेपी को। जाहिर सी बात है, बीजेपी का टारगेट था एक, कांग्रेस को कोई सीट मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उनका राइवल है नेशनल लेवल में। अगर बीजेपी का मुकाबला है, उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ। नेशनल कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वो अपने को कहते हैं कि हम भी लाइन में हैं, उनका कोई कतार है ही नहीं, तो कांग्रेस को उन्होंने कोई सीट लेने नहीं दी। दिस इज़ 1 पॉइंट। सेकंड, उनका 1 सीट लेने का था, वो भी ले ली। अगर वो रिजॉइस करें तो करें, फिर उनके लिए परेशान, ये जो कहते थे सारे बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी को दूर रखना है, पहले ये नैरेटिव ही गलत था। बीजेपी को आप दूर क्या रखेंगे? बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत है, यहाँ वो सबसे बड़ी अपोजिशन है, 28 मेंबर लीग। इंस्टेड ये आप कहते हैं कि बीजेपी को दूर रखना, आप स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं। उमर साहब 28 मेंबर उनके थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग ए रीजन। आपकी ताकत थी 3 सीटें लेने की, आप 3 सीटें ले लेते। चौथी सीट के लिए इनको कहते हैं कि ये जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट देम टेक इट। एक गुड विल गेस्चर जाता, जम्मू के लोग भी फील करते कि कश्मीरी हमारे खिलाफ नहीं, कश्मीरी भी हमारा वेल विशर है। जम्मू वालों को भी ये मैसेज जाते हैं, हमको भी, क्योंकि इकट्ठे चलना है, लड़ाई से नहीं चलेगा, बदएतमादी से नहीं चलेगा। हमें ऐसा माहौल करना है कि जम्मू वाला कश्मीर की दर्द महसूस करे, कश्मीर वाला जम्मू की दर्द महसूस करे, इकट्ठे चलना है। वोटर्स थे 3, वो वहाँ पर एजेंट होता है, उसको दिखाते देखिए हमने एनसी को वोट डाला। ये बहाना लेकर आपने तो बीजेपी को सपोर्ट किया। आप दोनों जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, याराना इनका हमेशा से रहा है बीजेपी के साथ। महबूबा मुफ्ती जी, मुफ्ती साहब किनकी वजह से चीफ मिनिस्टर बन गए? बीजेपी की वजह से। क्या उस वक्त बीजेपी को सरकार के पर लगे थे? उस वक्त ये अच्छी थी। आज वो बीजेपी आपको खटकती है और आज लोगों को कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। जब आपको वो इक़्तिदार दें फिर वो अच्छे, जब वो आपको इक़्तिदार नहीं दें वो फिर गंदे। इसी तरह उमर साहब से पूछ लीजिए, आप बीजेपी को दूर रखना है। जिस वक्त आपको फॉरेन एमओएस बनाया उस वक्त बीजेपी मीठी थी, आज बीजेपी दुश्मन। उस वक्त सब कुछ ठीक था। जिस वक्त आपने बीजेपी सरकार को बचाने के लिए सैफुद्दीन को पार्टी से इखराज किया, उस वक्त कौन ये बीजेपी थी? ये क्या लोगों को दिखावा करते? जिस वक्त जिस पार्टी से आपको पता, आप ही लोग हैं ना, आपने कांग्रेस को कहा ये गंदी नाली के कीड़े हैं, आज उन्हीं से गले लगते हो कि ये प्यारे हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।